हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए थे टॉप, है ना। मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन आपको क्या करवाए जाएंगे, जेई या नीट के करवाए जाएंगे। तो वैसे तो जेई के क्वेश्चन है सभी, ठीक है। 6 मैंने करवा दिए थे, 4 क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो लिखते हैं 7वां क्वेश्चन। हेलो, 7वें क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो साथ साथ में और खुद करते जाओ कॉपी पेन निकाल के, ठीक है। उसके साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, अच्छी तरीके से नहीं आता, तो वो कृपया मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो चलो मान लो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करो साथ साथ में, और बाकी अगर नहीं करना है तो मैं आपको करके बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है जी, आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। मान लो आंसर देना है कि भाई क्या आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन लिखा है, फिर उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन कर रहा है या कैसे इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो जल्दी जल्दी पढ़ो, देखो एक बार करके कि भाई ठीक है क्वेश्चन यहाँ आपका क्या है, मान लो क्या कह रहा है। चलो देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, है ना। रेडियस आपको दिया है, सपोज द परसेंटेज एरर इन, सपोज या कैलकुलेट होगा ना, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज एक्स। मालूम मान लिया, सपोज ही होगा, उसने कहा कि भाई मान लिया कि भाई वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, एक्स है। तो बताओ कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सर सिंपल सी बात है कि भाई परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मेरे को पता है सर जब भी कभी किसी का एरर निकालना हो सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बातें तो क्लियर है। तो वॉल्यूम सर मेरे को पता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका स्फीयर का वॉल्यूम दिया है। तो सर आपने ये भी बताया कि भाई ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उनमें कोई भी एरर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक्चुअल में आपको वैल्यू पहले ही मेजर्ड है, मतलब पता है कि भाई इसका आंसर हमेशा इतना ही होता है। 4 तो 4 ही है, उसको मेजर थोड़ा ना करते हैं। या कोई वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब 3 है, वो तो 3 है। पाई आपको पता है फिक्स्ड है, पाई/7 है, पाई/7 ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसीलिए ये तो मेजर्ड वैल्यू नहीं है। हम मेजर्ड में तो किसमें करते हैं या किस वैल्यू को मेजर करते हैं? तो मेजर सर हम कौन सी वैल्यू करते हैं, रेडियस क्या करते हैं, मेजर। तो सर जो मेजरमेंट होती है उसमें एरर आता है, जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई भी एरर नहीं होता। तो सर इसमें तो कोई एरर नहीं होगा। तो एक्चुअल में मान लो जो इसमें एरर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, रेडियस की वजह से क्या आएगा, एरर आएगा। तो निकाल देते हैं सर, ये तो पता ही है मेरे को। परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, वॉल्यूम इक्वल टू किसके बराबर, मान लो पावर इनटू क्या होता है, परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, मान लो रेडियस। तो सर रेडियस का परसेंटेज एरर दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया सर, वैल्यू दी है। तो परसेंटेज एरर निकाल तो सकते, आसान ही है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है सर, ये होता है। और मान लो नीचे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू। तो सर वो कौन सी है, ये वाली हो गई। तो इसको 1 ही लिख लेते हैं ना, उसका आगे का 0 का कोई मतलब नहीं होता। इंटू क्या हो गया सर, 100 हो गया। बस इसे सॉल्व ही तो करना है। 3 इंटू क्या हो गया सर, मान लो पॉइंट हटाएं, इसका 1 0 नीचे लगा दें, इसके मान लो 1 0, इसके 2 0 नीचे लगेंगे, इसका 1 0 क्या लगेगा ऊपर, है ना। इसका पॉइंट हटाया, 1 0 ऊपर, इसका पॉइंट हटाया, इसके 2 0 नीचे, इंटू क्या हो गया सर, 100 हो गया। 1 2 1 2 3 का टेबल 75 तक, 25 3 कितना होता है सर, 75। तो 25 को इसके साथ काटेंगे, 25 3 कितना हो गया, 75। 75 और इसमें से कितने बचे, 10, 100 हो गया। 25 चौका क्या हो गया, 100 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया सर, 34% आ गया। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो उसने कहा है कि भाई एरर को क्या माना गया, एक्स माना गया। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई, ठीक है। तो ये आपका जेई मेन कहां कब का क्वेश्चन है सर, मान लो 2021 का क्या है आपका क्वेश्चन है, 2021 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सर आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई कैसा क्वेश्चन ये था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रिलेशन है। मान लो एक स्टेटमेंट है, उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन मैंने क्या किया, कंसीडर किया है। आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्या आते हैं, पेपर में आते हैं। जैसे होते तो सिंपल ही है, बट मान लो लगता है मतलब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन क्या है आपको पेपर में आ गया, ठीक है। तो चलो करते हैं। मान लो आपका 8वां क्वेश्चन है। क्या 8वां क्वेश्चन, सबसे पहले असर्शन। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दी होगी, उसको रीड करना है कि भाई क्या लिखा है। तो जल्दी जल्दी पढ़ो। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 5 ± 0.0 सॉरी 0.1 दिया आपको, है ना, 0.1 mm
having particular density is falling through a liquid of constant density. The percentage error in the calculation of its terminal velocity is 4%. तो रीजन आपको आगे लिखा, रीजन दिया था टर्मिनल velocity of the spherical body falling through the liquid is inversely proportional to its radius. ठीक है, तो ये आपका क्या है, रीजन है. तो आगे लिख लो कि भाई स्टेटमेंट क्या है. तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करोगे, वहां से आपको समझ आएगा कि भाई क्या मान लो इसको कैसे क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ कि भाई कौन सी ऑप्शन आपको दी है. ठीक है, कहाँ मान लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, तो वो आप ढूंढ रहे हैं. ठीक है, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो. आपने पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन. अब मैं पढ़ता हूँ कि भाई क्या लिखा है. ठीक है, तो देखो ध्यान से. उसने असर्शन मान लो स्टेटमेंट दी है. उन्होंने कहा कि एक स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस दिस दी है हैविंग पर्टिकुलर डेंसिटी. इसका मतलब वो बॉडी की एक पर्टिकुलर डेंसिटी है. पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स्ड डेंसिटी है, एक मान लो कांस्टेंट क्या है, वैल्यू है. ठीक है, इज फॉलिंग थ्रू द लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, मतलब लिक्विड के बीच वो जो गिर रही है उसकी भी कांस्टेंट डेंसिटी है. तो सिंपल सी बात है, वो क्या बोल रहा है, एक स्फेरिकल बॉडी है. जैसे जहां से मैं स्फेरिकल बॉडी छोड़ दूं वो नीचे जाएगी, तो हमें पता है यहाँ पे हवा है, तो हवा की भी तो कोई ना कोई डेंसिटी होगी. और हवा में वो जा रहा है, वो मतलब हवा को उसने क्या कहा है, मान लो फॉलिंग थ्रू द लिक्विड. लिक्विड मतलब यहाँ पे मान लो पानी में अगर कोई बॉल ड्रॉप कर दें, तो पानी एक लिक्विड है, तो लिक्विड में बॉल जा रही है. बॉल की भी आपको डेंसिटी कांस्टेंट दी है और लिक्विड की भी डेंसिटी क्या दी है, कांस्टेंट दी है. तो वो बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज 4%. मतलब जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो क्या होती है क्या नहीं होती, वो आप जब फ्लूइड पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी क्या है. अब यहाँ पे हम तो एरर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, एरर की बात करेंगे. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर जाएगी तो उसकी कोई ना कोई टर्मिनल वेलोसिटी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा कोई ना कोई. तो सबसे पहले तो सर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो चलो आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ. ठीक है, आप मान लो अगली यूनिट जब 7th यूनिट पढ़ोगे वहां में जाके पढ़ोगे कि क्या होती है. ठीक है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ. ये उसका क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है. क्या क्या मतलब है सर, ये तो बता दो. इसका मतलब होता है विस्कोसिटी, ये तो आपको पता ही है. इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, विस्कोसिटी. तो ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना. इसे क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं. तो ये क्या है सर, डेंसिटी ऑफ क्या है आपका, मान लो मीडियम. ये डेंसिटी ऑफ क्या है आपका, मीडियम है. तो वो डेंसिटी ऑफ बॉडी, आर का मतलब तो पता ही है कि सर रेडियस होगा. ये रेडियस ऑफ क्या होगा आपका, बॉडी होगा. ठीक है, तो ये बातें हमें क्लियर हो गई. अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको चीजें समझ आएंगी. ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई पर्टिकुलर डेंसिटी, इसका मतलब बॉडी की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है. मतलब कांस्टेंट डेंसिटी है. उसके बाद फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, मतलब जो लिक्विड है, मतलब ये लिक्विड की डेंसिटी होती है. ये भी आपकी क्या बोल रहा है, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो सिंपल सी बात है, द परसेंटेज एरर. तो सर मेरे को पता है कि जो
एरर होता है वो आप बार बार बताते हो कि एरर हमेशा किसमें होता है, जो क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उनमें कोई भी एरर नहीं होता। तो भी सिंपल सी बात है सर, एरर क्या होगा, मान लो इनमें कोई एरर नहीं होगा क्योंकि ये मान लो आपको क्या दिए, कांस्टेंट दिए हैं, मान लो कांस्टेंट मान लो फिक्स्ड वैल्यू दी है, तो फिक्स्ड दी है तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो उसके बाद सर ये तो कांस्टेंट ही होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब एक्चुअल में एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो सर ये भी एक मान लो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई एरर नहीं होगा। 2/9 ये भी एक आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें भी कोई एरर नहीं होगा। तो सर बीटी में जो एरर होगा वो किसकी वजह से होगा सर, आर की वजह से, रेडियस की वजह से क्या होगा, एरर होगा, क्योंकि जब रेडियस कोई बॉडी लोगे उसका रेडियस मेजर करोगे तो सिंपल सी बात है कि भाई रेडियस में कुछ ना कुछ उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या आएगा, एरर आएगा। तो बाकी सारी तो कांस्टेंट क्या दी है सर, आपको क्वांटिटी दी है, तो सिंपल सी बात है सर इसका एरर निकालना है कि भाई कितना आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होता है, पावर इनटू क्या होता है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो परसेंटेज एरर इन रेडियस दिया है, नहीं दिया, तो सर वो क्या होता है, डेल्टा आर बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100, तो सर 2 इनटू क्या हो गया, मान लो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा सर, ये हो गया, अपॉन मान लो इसमें मीन वैल्यू क्या होती है, ये होती है, इनटू क्या हो गया सर 100 हो गया। तो मेरे को पता है कि भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, 50 गुना 100 हो गया, इसका मतलब सर 4 क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो सर यही तो वो बोल रहा है, देखो ध्यान से, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज 4%। तो सर ये बात तो सही है, जो कह रहा है ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो सर ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगला हेलो, रीजन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या होगा, रेडियस होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो सर ये इनवर्सली डायरेक्टली कहां से पता चलता है, ये फॉर्मूले से क्या चलता है, पता चलता है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब उसके बाद फॉर्मूले में देखो कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है ना, ये सभी सर कांस्टेंट है, तो भी सिंपल सी बात है सभी कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, जब दो वैल्यू सामने सामने आए उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो सर जो जब वैल्यू क्या आती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो बाई चांस मान लो कोई क्वांटिटी, ए क्वांटिटी मान लो ऐसे लिखी होती, इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्सली क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं, कि भाई ये वाली वैल्यू इसके क्या है, इनवर्सली क्या है, आपके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल सी बात है सर, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि भाई वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सर रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। सर स्टेटमेंट असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, तो यहाँ से पढ़ो कि भाई क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इसका मतलब पहली तो गलत हो गई, उसका बाद दूसरा ए इज ट्रू बट आर इज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सर दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि भाई कैसे इन क्वेश्चन को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ये उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ये आपका क्या था, 8वां क्वेश्चन था, 8वें क्वेश्चन की क्या थी, डेफिनेशन थी, ठीक है। तो चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई वो भी डिफरेंट टाइप का होगा, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, कैसे उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलो 9th क्वेश्चन है आपका, तो 9th क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, साथ साथ में पढ़ते जाया करो, साथ साथ में उसे रीड करके आप खुद करने की कोशिश किया करो कि भाई कौन सा क्वेश्चन मतलब कैसे होगा, क्योंकि आपने सब कुछ तो पढ़ा है, ठीक है। तो अगर पढ़ा है तो आप कर ही सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बेसिक से ही सारी बातें आती हैं, ठीक है। तो कभी भी जब भी कोई चीज करने जाओ, न्यूमेरिकल करने जाओ, सबसे पहले अपनी बेसिक क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट सीखो पहले, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फिर इजीली आप सारी चीजें क्या कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट सीखा करो कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी लिखो। तो ये आपका मान लो 2021 जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो क्या कहता है, चलो देखते हैं कि भाई क्या इसमें लिखा है। इनकरेक्ट का है, ठीक है। ये वर्ड ध्यान से पढ़ना है कि भाई इनकरेक्ट का है या करेक्ट का है, क्योंकि इससे ही सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, टी मतलब टाइम दिया है, एच का मतलब आपको हाइट दी है, ठीक है। उसके बाद एस का मतलब सरफेस टेंशन दी है, एस का मतलब सरफेस टेंशन दी है, ठीक है। उसका मतलब आगे पढ़ो, उसके आगे आपको थीटा दी है,
वो एंगल दी है। उसके बाद सर आपको रो दी है, रो का मतलब आपको क्या दी है, डेंसिटी दी है। उसके बाद सर आपको रेडियस दी है, मतलब रेडियस आर दी है तो रेडियस दी है। उसके बाद जी दी है, जी का मतलब आपको एक्सेलरेशन दी है। उसके बाद आपको क्या दी है, मान लो वी दी है, वी का मतलब वॉल्यूम दी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, पी, पी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको और भी दिया है, तो सर बहुत कुछ दिया है यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, वर्क डन दिया है, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन है। उसके बाद आपको दिया है ई, ई का मतलब क्या है, परमिटिविटी दिया है, ठीक है। उसके बाद मान लो क्या ई दी है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। उसके बाद आपको दिया जे, जे का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी है। उसके बाद आपको दिया है मान लो क्या एल, एल का मतलब क्या होता है सर, लेंथ होती है। तो उसके बाद क्या दिया है सर, आपको टो दिया है, टो का मतलब टॉर्क दिया है कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको सिंबल दे दिए हैं कि भाई क्या होगा, तो बस आपको ऑप्शन दिए कि भाई ये चेक करना है कि भाई कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है ना, करेक्ट नहीं चेक करना, इनकरेक्ट क्या करना है, चेक करना है कि भाई कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मान लो 2s, मान लो आपका क्या होगा cos थीटा अपॉन क्या हो गया, रो आर जी हो गया। उसका सी ऑप्शन क्या है आपकी, जे मान लो एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन क्या है, डी टी दिया आपको, ठीक है, मान लो ये दिया है। उसके बाद आपको दिया है डी, मतलब W इज इक्वल टू टो क्या दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। तो ये मान लो क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी रीड करो और फिर करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डिमेंशनली इनकरेक्ट, तो मतलब बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो डिमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। तो सर ये मेरे को आना चाहिए सभी सिंबल, वो एक आपको खुद ही आ जाएगा जब आप पढ़ते जाओगे। आपको ये सिंबल के बारे में बात की तो है, सारे सिंबल की वैल्यू आपको दी है कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है। तो चलो करते हैं सर, पहले को चेक करना है कि ये डिमेंशनली इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पता करना है, इसका मतलब गलत पता करना है, इधर वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सर v का मतलब दिया है मेरे को, इधर v का मतलब वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का डिमेंशनल फार्मूला क्या होता था सर, L क्यूब होता था, पाई, पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं। T का मतलब क्या होता है सर, प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता था सर, फोर्स अपॉन क्या होता था, एरिया, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला mlt - 2, एरिया क्या होता है सर, L स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है, m, L ऊपर जाएगा, 1 - 2 कितना होगा सर, -1, T माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो सिंपल सी बात है, इधर कौन सा फॉर्मूला बना सबसे पहले, ml - 1, T माइनस क्या बन गया, 2 बन गया। उसके बाद सर अगला क्या दिया आपको, एरिया दिया, ए का मतलब यहाँ पे लिखा होगा, ए का मतलब लिखा है, नहीं लिखा तो जो लिख लो, ए का मतलब क्या दिया आपको, एरिया दिया। तो सर एरिया, एरिया मेरे को पता है कि भाई लेंथ स्क्वायर होता है, तो भाई लेंथ स्क्वायर का मान लो क्या पावर दी है, 4 दी है। तो नीचे आ जाओ, नीचे क्या दिया है, 8, 8 तो सर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं। ईटा, ईटा कहां से आता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो सर ये फार्मूला भी हमें पता है क्या होता है, मान लो ईटा ए डीवी अपॉन क्या होता है, डीएक्स। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि ये आप डिफरेंशिएशन में पढ़ोगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। चेंज इन वेलोसिटी के सर हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी का डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का ही होता है। चेंज इन डिस्टेंस का डिमेंशनल फार्मूला भी क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये तो पिछले भी बताया था। तो ईटा निकालो यहाँ से, फोर्स इनटू क्या हो गया, एक्स अपॉन एरिया इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम। तो सर लिखो डिमेंशनल फार्मूला, ईटा फोर्स का क्या होता है, mlt - 2, उसके बाद सर x l हो गया, तो एरिया सर l स्क्वायर हो गया, v का मतलब सर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, lt - 1 होता है। तो सर यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे, देखो m की पावर तो एक ही है, तो m की पावर 1 बनी, l की पावर यहाँ पे 2 हो गई है ना, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 3 है, 3 ऊपर जाके 2 से माइनस हो गई, तो सर l की पावर कितनी हो जाएगी, -1 है ना, 2 से 3 माइनस होगी, 3 2 से माइनस होगी तो -1 होगी, t की पावर -1 है, -1 ऊपर जाके +1 होगी, -2 + 1 सर क्या होगा, -1 होगा। तो ये डिमेंशनल फार्मूला बना किसका सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, m1 l - 1 t - 1। उसके बाद सर आगे आपको दिया है लेंथ दी है, तो लेंथ को मल्टीप्लाई करा दो l, तो उसे चेक करो कि भाई ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, डिमेंशनल फार्मूला लिख के चेक ही तो करना है कि भाई डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, l की पावर क्या हो जाएगी सर, 8 हो जाएगी। अब देखते हैं कि भाई बेस से पावरें ऐड होंगी, तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे 7 हो जाएगी ना, l की पावर क्या हो जाएगी 7। तो सर यहाँ पे क्या है, ये आपका l ही था, l ही था ना, हाँ l ही था,
एल का मतलब लेंथ ही दिया ना, ये फॉर्मूला देख लो, एल इधर दिया है, एल का मतलब, हाँ एल का मतलब लेंथ ही दिया है, तो सर ये लेंथ है, देखो एल और एल, सर एल ये 1 है, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एल यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से कितना है सर, एल की पावर 8 आई है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 8, तो नीचे तो 0 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं होता, वो 1 नहीं होता। सर m की पावर 1 है, ऊपर भी 1 है, तो ऊपर जाके 1 माइनस 1 होगा, तो m की पावर तो 0 हो गई, उसके बाद सर आगे t माइनस 2 है, तो ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 होगा, माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है सर, माइनस क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला बना, तो ये इधर क्या है सर एल क्यूब, इसका मतलब पहला ही फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है कि भाई पहला ही आंसर आ गया, बाकी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका पहला आंसर था, पहले ही क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक है, तो ये आगे जाके पढ़ोगे, ये आपका रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जब आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, ये आपका मान लो एसेंट फॉर्मूला होता है, जिसे एसेंट फॉर्मूला कहते हैं, ये भी आप फ्लूइड में पढ़ोगे, ये एक्चुअल में पॉइजनली फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पे क्या आता है, रेडियस आता है, इसे क्या कहते हैं, पॉइजनली क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। तो सर ये पॉइजनली फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये पॉइजनली फॉर्मूला गलत लिखा है, एक्चुअल में सही नहीं लिखा। ठीक है, तो चलो ये तो पढ़ोगे आप खुद जाके, तो ये आपका 9th क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब 9th क्वेश्चन था, ये भी आपका जेईई का क्वेश्चन था, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने सीरीज शुरू की है, 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं 10वां, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो क्या है आपका जेईई एडवांस में भी आया है। ठीक है, तो शायद जेईई एडवांस 2023 में आया या 22 में आया शायद, तो मान लो मैं आपको जेईई मेन का करवा रहा हूं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में भी आया। तो सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब मान लो ऐसे क्वेश्चन अगर जेईई एडवांस में आ गए तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई इंपॉर्टेंट ही होगा। तो ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है, क्या होता है, आर given as R1 is equal to 10 plus minus 0.5 ohm हो गया, and R2 is equal to 15 plus minus 0.5 ohm हो गया। The percentage error in the measurement of equivalent resistance when they are connected in parallel is। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है। चलो सर ऑप्शन तो लिख दो, ऑप्शन लिख लो जल्दी जल्दी। 6.33, बी ऑप्शन है 5.33, सी ऑप्शन है 2.33, फोर्थ ऑप्शन है 4.33। तो चेक करना है कि भाई कौन सा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सर ये कब आया है, ये आपका जेईई मेन 2023 में आया है। ठीक है, तो मान लो 2023, ठीक है, तो जो मान लो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में शायद 2021 या 2000 आपका क्या आया होगा, 22 में आया होगा। ठीक है, तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, बट आया ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है, टू रेजिस्टेंस आर गिवन एज R1 आपको दिया है, R2 आपको दिया है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब परसेंटेज एरर निकालना है कि जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलली क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सर आपको पता ही होगा शायद कि भाई पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो उनका 1 अपॉन होके क्या होती है, ऐड होती है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या होती है, R2 होती है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई चीज पैरेलल, कोई चीज नहीं मतलब रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो 1 अपॉन R होके क्या होती है, ऐड होती है। इसका मतलब 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट का मतलब R टोटल लिख लो। चलो जो टोटल रेजिस्टेंस हो गई सर्किट की वो किसके बराबर होगी, 1 अपॉन पहले रेजिस्टेंस की मतलब R1 हो गई प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, R2 हो गया। तो सर ऐसा केस तो आपने करवाया ही नहीं, आपने जब मान लो एडिशन का केस करवाया था, मान लो एडिशन का केस ऐसे करवाया था कि भाई जो मान लो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में एडिशन प्लस डायरेक्टली हो गई, तो ये तो 1 अपॉन वाला केस हो गया। तो 1 अपॉन वाला कोई केस हमने किया ही नहीं। तो जब ऐसा कोई केस आ जाए कि जो हमने मान लो एडिशन प्रोडक्ट या पावर वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई चलो है तो एडिशन ही है, तो एडिशन का केस, तो मेरे को पता था कि भाई एडिशन वाले केस में हम क्या करते थे कि जो करेक्ट वैल्यू होती थी, जो एक्चुअल में करेक्ट वैल्यू होती थी, उसे डायरेक्टली क्या करते थे, ऐड करते थे ना। करेक्ट वैल्यू कौन सी होती है सर, पहली रेजिस्टेंस की ये ट्रू वैल्यू है,
दूसरी रेजिस्टेंस की ये ट्रू वैल्यू है। जहां जहां पर भी ये वैल्यू है उस फॉर्मूले में भर दो, क्योंकि एक्चुअल में हो तो प्लस ही रहा है, तो जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। तो चलो पहले से ट्रू वैल्यू निकालते हैं। आर टोटल, मान लो आर टोटल की ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ट्रू वैल्यू R1 की ट्रू वैल्यू, तो सर R1 की ट्रू वैल्यू कितनी है 10, R2 की ट्रू वैल्यू कितनी है 15, तो सर ये हो गया। तो उसके बाद 1/RT हो गया। इन दोनों का सर एलसीएम कितना होता है ना, 15 दूना 30, इनका एलसीएम हो गया 30 ही होता है ना। पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं? मान लो देखना होता है इन दोनों में बड़ी रकम, बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर ये दोनों उससे डिवाइड होते हो वही एलसीएम होता है, अगर नहीं होता तो फिर बड़े का टेबल पढ़ना क्या कर देना होता है, स्टार्ट करना होता है। जैसे मान लो 10 और 15 में बड़ा कौन है 15, तो 15 सर 10 से डिवाइड तो नहीं होता, नहीं होता तो फिर 15 का टेबल पढ़ो। 15 दूना 30, 30 से देखो ये दोनों डिवाइड होते हैं, 10 भी डिवाइड होता है, 15 भी क्या होता है डिवाइड, तो इसका मतलब 30 इसका क्या है एलसीएम है। एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, जो दोनों नहीं मतलब जिनका एलसीएम निकाल रहे हो वो सभी क्या होते हैं उससे डिवाइड होते हैं। तो सर 30 हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, सर यहाँ पे कितना आ गया 4 ही आ गया, नहीं 2 आ गया, 15 दूना 30, तो इसका मतलब सर यहाँ पे आ गया 5/30 आ गया 1/RT। तो सर RT को सीधा करेंगे ना, इसको सीधा करेंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा ना। जब भी कभी मान लो इक्वल टू में जो भी चेंज करते हैं सेम टू सेम दूसरी साइड में भी होता है। इसको उल्टाया ये भी उल्ट गया, तो सर ये कितना हो गया 3/5, तो इसका मतलब ये 6 हो गया था। इसका मतलब RT की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई। तो सर ये कौन सी आई है, मान लो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सी आई है आपकी, करेक्ट वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये आपने करेक्ट वैल्यू तो निकाल ली, तो चलो करेक्ट वैल्यू तो निकाल ली, उसके बाद सर एरर भी निकालना है। एरर कैसे निकालें, तो लिख लो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू कितनी आई सर आपके 6 आ गई। तो उसके बाद सर मेरे को पता है फिर से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, R1 प्लस 1 क्या हो गया R2 है ना। इक्विवेलेंट लिख लो, टोटल लिख लो, मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया है, आप टोटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू तो आ गई। उसके बाद सर ट्रू वैल्यू में मान लो क्या होता था, मतलब अगर R इक्विवेलेंट की एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी हो तो ट्रू वैल्यू होती है प्लस माइनस एरर भी तो होता है, तो एरर भी क्या होता था सर ऐड होता था। जब सीधे सीधे क्या करते थे ऐड, तो यहाँ पे सीधा तो ऐड कर ही नहीं रहे, यहाँ पे तो 1 करके ऐड कर रहे हैं, तो इसको कैसे ऐड करें, वहां पे तो सीधा होता था तो सीधा ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी एरर ऐसे ही ऐड करें कि भाई यहाँ पे 0.5 यहाँ पे भर दें या 0.5 यहाँ पे भर दें, ऐसे एरर को ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखो एरर एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनो एरर एक्चुअल में होता क्या है। जब भी आप एरर लिखते हो एरर के साथ क्या लिखते हो, डेल्टा आर लिखते हो। तो डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, चेंज इन। चेंज इन क्या होगा आर, चेंज इन आर मतलब सर चेंज इन आर है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज इन, चेंज इन का मतलब होता है कि भाई रेजिस्टेंस कितनी क्या हुई, चेंज हुई। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी आप एरर लिखते हो किसी क्वांटिटी में उसके आगे डेल्टा लगाते हो, ये तो आपको पता ही होगा ना, डेल्टा मान लो एल डेल्टा बी, तो इसका मतलब सर ये तो क्लियर है। तो फिर डेल्टा का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन होता है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, चेंज इन। तो फिजिक्स में जब भी चेंज इन निकालना होता है हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा के साथ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये दोनों बातें मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी अलग है। जब मैं डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा 1-2 दिन बाद, मतलब जब 2-3 वीडियो फॉलो करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मान लो इसका मतलब भी चेंज इन होता है, बट इसका मतलब होता है लार्ज चेंज इन। जब कोई क्वांटिटी ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम ले उसके लिए जो चेंज हुआ उसको डेल्टा से शो करते हैं। जब कोई क्वांटिटी में थोड़ा टाइम हो, थोड़ा टाइम मतलब कुछ नैनो सेकंड टाइम हो, उसमें जो चेंज हुआ उसको किससे लिखते हैं, डीआर में लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों ही क्या होते हैं, चेंज इन होते हैं। तो सर चेंज इन को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों बातें अभी मान लेते हैं सेम है, बट एक्चुअल में सेम नहीं होती, थोड़ा इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो भी सिंपल सी बात है सर, चेंज इन ही निकालना है, तो चेंज इन आप बोलते रहे हो कि चेंज इन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वो तो सर हमें आती नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। बाकी इसकी एक एग्जैक्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आपको क्या समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो पहले याद रखना है, जब भी कभी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वांटिटी क्या चाहिए होती है ऊपर। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर -1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं R2 की पावर -1। जब भी डिफरेंशिएशन करो क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो सर कैसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के अलग अलग सिंबल है, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टी। मतलब टी का मतलब टाइम,
टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं कि किसी क्वांटिटी में टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, डी अपॉन डी टी कहते हैं। तो सर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं या किसी और के विद रिस्पेक्ट टू भी निकालते हैं, किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, आपका एक्स होगा। तो बस जो नीचे वैल्यू लिखी है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं कि कोई क्वांटिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हुआ ना, मतलब जब ये चेंज हुआ इसके रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी कितनी चेंज हुई एक्चुअल में, उसे क्या कहते हैं, मान लो आपको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई कि भाई डिफरेंशिएशन थोड़ी थोड़ी कि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ कि भाई क्या। तो सर मेरे को ये भी समझ आ गया कि जो एरर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, मान लो डेल्टा आर या डी आर होता है, तो डी आर का मतलब एक्चुअल में चेंज इन क्या होता है, आपको रेजिस्टेंस होता है। तो फिर चेंज इन रेजिस्टेंस कहां से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सर, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसी के साथ भी कर दो, मान लो मैं टाइम के साथ करता हूं, तो सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं ये वाला। तो जब भी मान लो किसी की डिफरेंशिएशन करे इसके विद रिस्पेक्ट टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर x मान लो जो पावर है पहले उसको आगे लिखना है, फिर उसके बाद x लिखना है, x की पावर a क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो x की पावर a कम हो जाएगी n-1, उसके बाद जो इधर क्वांटिटी है उसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो उसकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका मतलब dx अपॉन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करना है, एक बार फिर से रिपीट कर दो, x रेज़ टू पावर n है सर, तो मुझे पता है कि भाई जब भी इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे n आगे चला जाएगा, तो x क्या आएगा पीछे, तो x पीछे आया, तो x की पावर क्या है, n-1, क्या मतलब ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है, इसको आगे लिखना है, उसके बाद जब आगे लिख लिया तो x की पावर को 1 कम कर देना है, उसके बाद जो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा इसे फंक्शन कहते हैं, तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइम के कर रहे हैं, इसके लिए dt लिखा, अगर मान लो मैं y के विद रिस्पेक्ट टू करता यहाँ पे dy लिखना था, अगर मैं l की टर्म में करता तो यहाँ पे dl लिखना था, ठीक है। तो चलो सर करते हैं, अब इधर करेंगे तो सर यही फॉर्मूला d अपॉन dt क्या होगा, re-1, तो इधर करेंगे, डिफरेंशिएशन को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, अलग अलग लिख रहा हूं, r1 की पावर -1, यहाँ पे लिख रहा हूं dt, r2 की पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। तो सर मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन को, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलो सर लिखते हैं, मान लो ये फॉर्मूला लगाते हैं जो आपने सिखाया, इसको देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है सर, पहले इसकी जब डिफरेंशिएशन करके जो इसकी पावर है उसको आगे लिखना है, आगे लिख दिया, उसके बाद सर जो मान लो नीचे वाली है ना, ये किसका काम कर रही है, x का, ये x का काम कर रही है, ये n का काम कर रही है, तो x की पावर n हो गया, n आगे आई, इसकी पावर को 1 कम करना है, -1 और -1 और -1 सर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो उसके बाद सर आपने बताया कि भाई n लिख लिया, x की पावर में 1 कम कर लिया, तो x फिर अंदर भी आएगा, तो x का काम कौन कर रहा है सर, r इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर उसकी डिफरेंशिएशन हो गई, ऐसे इधर भी करो, मान लो सबसे पहले पावर आगे आ गई, 1 आगे आ गया, उसके बाद क्या करना है, मान लो जो ये होगा इसकी पावर n-1, तो इसका मतलब n का काम -1 कितना हो गया, -2, तो उसके बाद सर dr1 अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसे इधर भी ऐसे ही होगा, तो सर इधर क्या लिखेंगे, -1 हो जाएगा, उसके बाद सर r2 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, dr अपॉन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है। तो चलो सर ये बात तो समझ आ गई, अब इसको क्या है साफ साफ लिख के बताओ, मान लो ये तो फॉर्मूले हो गए ना, मान लो जो फॉर्मूला आपने समझाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। अगर आपको कोई मान लो चीज समझ नहीं भी आती कोई बात नहीं, जब आप मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से आपको डिफरेंशिएशन, फिर आपको हर बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सीखो, मान लो मैं ये सिखा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर आपको एरर में कोई मान लो चीज आपने नहीं भी सीखी तो उसको कैसे क्या करते हैं, एरर को निकालते हैं, ये उसका अलग क्या है तरीका है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या हो गया यहाँ पे, तो इसको सर लिखते हैं -1 का मतलब माइनस ही होता है सर, r की पावर ऊपर -2 है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, तो r इक्विवेलेंट की पावर 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, dr इक्विवेलेंट अपॉन dt आ गया। तो इधर लिखते हैं सर, इधर भी क्या है, -1 आगे लिख लेते हैं, पावर ऊपर चलेगी, तो इसका मतलब -1 अपॉन r1 की स्क्वायर हो गया, dr अपॉन क्या हो गया सर, dt हो गया, प्लस यहाँ पे भी लिख लेते हैं ना, प्लस माइनस क्या हो गया सर, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है सर, d1 अपॉन क्या आ गया सर आपका, r2 की पावर 2 आ गया, और d r1 है, dr2 अपॉन कितना हो गया सर,
dt हो गया। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को समझ आ गई। आपने सिंपल क्या किया, जो माइनस वाली थी उनको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और पॉजिटिव करके उसको लिख दिया। ठीक है, तो सर इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया, dr2 अपॉन क्या हो गया dt। तो सर देखो भाई जो सेम है वो बाहर निकाल लेते हैं। देखो माइनस सभी में प्रेजेंट है, dt सभी में प्रेजेंट है, वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो सर -1 अपॉन dt हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ऊपर क्या रह गया सर, dr ही रह गया, है ना, ये बच गया। इसको भी बाहर निकाल दिया, माइनस को भी बाहर निकाल दिया, ये बच गया और ये बच गया, ये लिख लिया। तो इधर से भी ऐसे ही निकालते हैं। तो माइनस बाहर निकाल दिया, dt बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, dr1 अपॉन कितना आ गया, r1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया सर। मान लो इधर कितना आ गया, dr2 अपॉन कितना आ गया, r2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो इसका मतलब dre अपॉन re का स्क्वायर इज इक्वल टू सर क्या हुआ, dr1 अपॉन क्या हो गया, r1 का स्क्वायर, dr2 अपॉन क्या हो गया, r2 का स्क्वायर। तो यही तो बनाना था सर। तो ये एक्चुअल में आपका क्या बना, फॉर्मूला बना एरर का। ऐसे इसमें क्या करते हैं, एरर फाइंड करते हैं। तो सर एरर तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अभी आपको बताया कि dr और डेल्टा r मान लो क्या होते हैं, मतलब अभी के लिए मान लो ये सेम होते हैं, आपको इसमें डिफरेंस मैं पढ़ाऊंगा। वैसे होती दोनों चीजें सेम ही है। ये भी चेंज इन क्या है, रेजिस्टेंस है, ये भी चेंज इन रेजिस्टेंस है। ये छोटे टाइम के लिए चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, ये ज्यादा टाइम के लिए चेंज इन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये डेल्टा आर ही है, तो ये डेल्टा R1 ही है, ये डेल्टा R2 ही है। तो डेल्टा आर को ही तो हम एरर कहते थे। तो बस अब एरर निकालना है सिंपल कि भाई कैसे यहाँ से निकलेगा, तो निकाल देते हैं जल्दी जल्दी इस फॉर्मूले में भर के। तो सर मेरे को पता है, मैं इसकी वैल्यू निकाली है ना, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यही है। तो इसका मतलब डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर। डेल्टा R का मतलब सर ये क्या होता है, एरर इन R1। R1 में कितना एरर है सर, लिखते जाते हैं साथ साथ में, 0.5 अपॉन कितना हो गया, 0.5 अपॉन कितना हो गया सर, मतलब R1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद डेल्टा R2 कितना दिया सर, ये दिया 0.5 अपॉन 15 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इनटू। तो चलो इधर ही लिख लेते हैं, फिर नीचे क्या आ गया सर, RE का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो सोल्व करते हैं। वैसे तो हमने dr निकालना है, तो चलो इसको जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि भाई कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे dr इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ पे इसको सोल्व करो। देखो मान लो 5 है ना, 0.5 है, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे 0.5 हुआ, 15 225 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, R इक्विवेलेंट क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। बस इसको मल्टीप्लाई करो, dre इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 2250, तो R स्क्वायर। तो RE क्या मतलब है, RE का मतलब है ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ये ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ही तो है। ये ट्रू वैल्यू R1 की थी, ये ट्रू वैल्यू R2 की थी, तो ये ट्रू वैल्यू किसकी हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू 6 निकाली है, तो 6 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। काट लो जल्दी जल्दी, कहाँ पे आया, 5 दूनी 10, 200 पे आया, 5 चौका 20 आया, 5 चौका 20, 25, 25 हो गया। तो सर ये बना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई क्या बना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि भाई क्या बना आपका, मान लो dr इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बना, 1/200 प्लस 1 कितना हो गया, 450 इंटू क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो सर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लो। तो इन दोनों का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, अभी मैंने बताया कि भाई इसके साथ दोनों डिवाइड होने चाहिए। तो 450, 900, 900, 900, 1800 इसका एलसीएम आ गया। इसका मतलब ऊपर कितना आ गया सर, 9 आ गया, प्लस इसका करोगे तो सर यहाँ पे 4 आएगा, इंटू कितना आ गया सर, 36 आ गया। तो इसका मतलब आपकी dr इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 4 13 हो गया, 1800 हो गया, इंटू कितना हो गया, 36 5 कितना होता है, 180, तो सर 50 हो गया। तो इसका मतलब 13 बटा कितना हो गया, 50। तो सर इसको करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे तो 130, 50 दूना कितना हो गया, 100 हो गया, तो 2 आ गया, तो 100 और 300 हो गया, तो 50 का कितना होता है, 300 होता है। सर 0.26 इसका क्या आया, आंसर आया। ये किसका आया, dr सर आप बता रहे हो कि भाई डेल्टा आर ही होता है, तो डेल्टा आर का मतलब होता था कि मान लो एरर इन क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर निकल गया, तो सर कितना निकला, 0.26 निकला। तो यहाँ पे लिख लो, मान लो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मान लो ये आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो यही पूछा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है,
क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी परसेंटेज एरर भी पूछा है। तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मान लो उसकी वैल्यू हो गई, ये ट्रू वैल्यू हो गई, ये उसका मान लो एरर हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सिंपल सी बात है सर, एरर तो निकाल ही सकते हैं। परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा सर, मीन एब्सोल्यूट एरर वो कितना है सर 0.26 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है सर 6 इंटू क्या हो गया सर 100। तो मेरे को पता सर इसको लिख सकते हैं 26/600 लिख सकते हैं इंटू 100 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, 26 के साथ कितने पे जाएगा 6 चौका 24 हो गया, 24 तो मतलब 2 20 हुआ, 6 दिया 18 हो गया। तो सर 4.3, तो इसका मतलब ये आपका आंसर क्या है, डी आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपको बात समझ आई होगी कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या करना था। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, 11th नहीं है, 10th क्वेश्चन है। मैंने आपको जो भी आपके डायमेंशन एनालिसिस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको क्या किए, एक्सप्लेन किए, एरर के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ये आपके क्या थे डिफरेंट क्वेश्चन। तो बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में भी आया है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसे ऐसे क्या करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।